गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सब लोग? जय हिंद। यार, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि 10th ऑफ अगस्त तक हमारा सारा का सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस आते हैं। तो ठीक है, अब हम आज के लेक्चर की बात करते हैं। तो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में से सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं, जो कि है हिमालयाज। आप सबको पता है, पिछले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। सेकंड है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसको भी हमने देख लिया है डिटेल में। और बाकी के बचे 4 जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, उनको हम एक-एक करके आज देखने वाले हैं, जिसमें से पहला आता है आपका नदर्न प्लेन्स। ठीक। सेकंड अगर हम पढ़ेंगे, वो है आपके कोस्टल प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के विशाल मैदान, और कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। थर्ड आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, है ना। और फोर्थ फाइनली आज हम पढ़ेंगे द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो आज हमारे ये सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स खत्म हो रहे होंगे, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप पूरी देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो अगर यार सबसे पहले नदर्न प्लेन्स की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था और आपको पता है कि ये हमारे हिमालयाज हैं। ठीक है, यहाँ पर होंगे बहुत सारे ग्लेशियर्स, जैसे सियाचिन है, बाल्तोरो है, हिस्पर है, सारा कुछ मैं कवर कर चुका हूँ पहले। अब इसमें से मेनली 3 नदियों के बारे में हमें आगे भी रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे हम, जो कि है इंडस प्लस अपनी गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। ठीक है। देखिए, अब इन ग्लेशियर से मेनली ये 3 नदियां, और मैं कहूं अगर इनके साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी, वो सारा, मतलब खाली ये नदियां नहीं, इनके साथ इनका पूरा नदी तंत्र, मतलब रिवर सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, है ना। रिवर सिस्टम ये अपने साथ लेके आती हैं क्या? बहुत सारा एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट को हम समझ सकते हैं कि एक तरह की मिट्टी, बहुत सारी सिल्ट, है ना। तो ये सारा एलुवियल डिपॉजिट होता है हिमालय के जस्ट नीचे, शिवालिक के साउथ में, और यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और इसे ही हम बोल देते हैं क्या? हमारे नदर्न प्लेन्स। और हिंदी में हम बोल देते हैं उत्तर के विशाल मैदान। समझ गए? यानी कि मैंने आपको बताया कि हमारे हिमालयाज जो हम पढ़ चुके हैं, हिमालय रेंजेस कौन कौन सी हैं, जरा मुझे नाम बता देना। ऊपर का मैं बता देता हूँ, ट्रांस हिमालय, जो कि हमारे टेथीस सी के डिपॉजिट से बना है, इसलिए हम उसको मेन हिमालय का पार्ट नहीं कंसीडर करते हैं। बाकी बची बची 3 रेंजेस जो कि हैं ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय जिसको हम मिडिल हिमालय कहते हैं, उसके नेक्स्ट साउथ में आता है हमारा शिवालिक। ठीक है। अब इन रेंजेस में आपके ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं, और ग्लेशियर से निकलती हैं हमारी विभिन्न प्रकार की नदियां, रिवर्स, जो कि मेनली है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इन्हीं का रिवर सिस्टम, जो कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज इन सब से मिलकर बनता है, वो अपने साथ यहाँ से बहा कर लाता है एलुवियल डिपॉजिट, यानी कि मिट्टी, सिल्ट, और पूरा जो उसका डिपॉजिट होगा, वो सारा कुछ लेकर आएगा नदर्न प्लेन्स की तरफ, और वहां पर आपका बना देगा क्या? बड़े बड़े उत्तर के विशाल मैदान। यहाँ तक की बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़े। अब हम इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं सारी चीजों को समझने के लिए, है ना। चलो यहाँ देख, जैसे कि आपको पता है ये है हमारे हिमालय, यहीं पर आपको देखने मिलेंगे बड़े बड़े आपके ग्लेशियर्स। ठीक है। और यहीं से निकलती हैं फिर नदियां। जब नदियां यहाँ से निकलेंगी, तो वो परफॉर्म करेंगी इरोजन। क्या परफॉर्म करेंगी? इरोजन। इरोजन को हिंदी में बोलेंगे अपरदन, यानी कि तोड़ फोड़। जब हिमालय से नदियां निकल के तोड़फोड़ करेंगी, तो वो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर देखो स्लोप है, स्लोप है, प्लस
आपकी जो रिवर है वो मैच्योर स्टेज में नहीं है, बहुत यूथफुल स्टेज में है। यहाँ नहीं लिखता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ एक सेकंड। देखो, मैंने आपको बोला जब नदियाँ ग्लेशियर से निकल रही हैं, तो वो बहुत यूथफुल स्टेज में है, ठीक? तो वैसे भी उनका जो प्रवाह है, उनका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहेगी। और क्या बोला था मैंने? हाँ, स्लोप है, ग्रेडियंट है, क्योंकि माउंटेन्स हैं। तो इन सब के कारण और परफ़ॉर्म हो रहा है इरोजन, तो बड़े-बड़े पत्थर अपने साथ लेके चलती हैं, तोड़-फोड़ करते हुए। और यहाँ पर जब उन्हें एक यानी समतल प्लेन मिलता है, तो वो सारा पत्थर यहाँ पर डिपॉज़िट होता है, बड़े-बड़े पत्थर, और यहाँ पर हमें नदियाँ अपनी डिसअपीयर फॉर्म में नज़र आती हैं। अब भैया ये डिसअपीयर क्यों बोल रहे हो आप? क्या नदियाँ यहाँ गायब हो जाती हैं, इवैपोरेट हो जाती हैं? तो नहीं। डिसअपीयर मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बड़े-बड़े पत्थर यहाँ पर आकर जब सेट हो गए समतल प्लेन में, तो नदियाँ इनके बीचों-बीच से बहेंगी, बीचों-बीच से बह के निकलती हैं, है ना? कभी-कभी आपने देखा होगा कि नदियाँ बह रही हैं। आपने जब नदी का कोई घाट में आप गए होंगे तो बड़ी-बड़ी नदियाँ आपने देखी होंगी। लेकिन जब आप उसके अगल-बगल कोई से घाट जाते हो जहाँ पर बहुत सारे पत्थर होते हैं, तो देखा ना जो रिवर स्ट्रीम है वो पत्थरों के बीच से निकलती हुई दिखाई देती है। उसी प्लेन को हम क्या बोल देते हैं? भाबर। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर नदियाँ हमारी डिसिपियर फॉर्म में होती हैं। ये एक नैरो बेल्ट है। और हम बोल सकते हैं ये लाइ करता है कहाँ पर? लाइंग इन साउथ ऑफ शिवालिक, यानी शिवालिक के साउथ में हमको नदर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं, और जिसका सबसे पहला हम देखते हैं वो है भाबर, जहाँ पर बड़े-बड़े हमें पत्थर देखने को मिलते हैं। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 18 टू 8 टू 16 किलोमीटर्स, ठीक? नैरो बेल्ट है ये। क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े हमें पत्थर देखने को मिलते हैं, बड़े-बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं, इसीलिए दिस इज़ नॉट फिट फॉर व्हिच? फॉर एग्रीकल्चर, ठीक? एग्रीकल्चर के लिए ये फिट नहीं है। बड़े पेड़ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसके आगे का बेल्ट देखें, ठीक है, पत्थर यहाँ पर आकर सेट हो गए। इसके आगे पत्थर यहाँ पर नहीं बढ़ पाएँगे, क्यों नहीं बढ़ पाएँगे? क्योंकि यहाँ पर स्लोप खत्म हो चुका है, समतल प्लेन आ चुके हैं। उसके आगे का ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला एरिया होता है, दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा हमें मार्शी देखने को मिलता है। मार्शी बोल लो, स्वैम्पी बोल लो, ठीक? या फिर दलदली बोल लो हिंदी में। दलदली जैसा एरिया देखने को मिलता है, जो कि है एकदम लश ग्रीन, ठीक? लश ग्रीन एरिया है। यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़े पत्थर नहीं देखने मिलेंगे। दूसरी बात जो याद रखने वाली है, ये एक विदाउट डिमार्केटेड, ठीक? विदाउट प्रॉपर्ली डिमार्केटेड चैनल, विदाउट प्रॉपर्ली डिमार्केटेड चैनल है। इसका मतलब? अरे इसका मतलब कुछ नहीं, सीधा-सीधा कि ये आपको ऐसा चैनल नहीं मिलेगा कि ये इसके बीच से नदी आपकी जा रही है। ऐसा सिंपल-सिंपल चैनल नहीं मिलेगा। कहीं आपको ऐसा मिलेगा, है ना? मेंडर करता हुआ, ऐसा-ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली नदी आपकी सीधी-सीधी स्केल की लाइन में तो बहेगी नहीं, ठीक? इतनी बात आपकी समझ में आती है। दूसरी बात, ये एरिया जो है, ये फिट फॉर एग्रीकल्चर है। यार राइटिंग का थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? तो ये फिट फॉर एग्रीकल्चर है। और ये जो एरिया है, तराई जिसको हम बोल देते हैं, ये नैरो नहीं है, ये थोड़ा वाइड है। अब वाइड है तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज हमारी होगी 10 टू 20 किलोमीटर्स, ठीक? और ये नैरो वाले की क्या थी भाबर की? 8 टू 16 किलोमीटर्स। यहाँ पर लश ग्रीन वेजिटेरियन यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जितने भी
आपके नेशनल पार्क्स होंगे ना, वो सारे आपको मेनली मेजर जो नेशनल पार्क होंगे वो सारे आपको यहीं पर देखने मिलेंगे, जैसे कि हमारे इंडिया का सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में कमीशन हुआ, ठीक है। यहीं पर हमारा प्रोजेक्ट टाइगर हमें देखने को मिलता है कब 1973 में। इसके बाद अगर मैं बात करूं दुधवा, दुधवा भी हमें यहीं पे देखने को मिलेगा यूपी में। चितवन नेपाल का हमें यहीं देखने मिलता है, ठीक है। और बोलो, और यूके में एक आध होंगे, कौन से, जैसे कि राजा जी, ठीक, राजा जी नेशनल पार्क यूके में, उत्तराखंड। और एक आध होगा, है ना, वाल्मीकि है बिहार में, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क हम कवर करेंगे अपने नेशनल पार्क वाली क्लास में, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको यहीं पर याद करना है तो यहीं पर मैंने 3-4 वाले लिखवा दिया आपको, है ना, जो कि हमें मेनली तराई में देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके आगे जब हम आते हैं, तराई के आगे जब हम आते हैं, तो हमें ये वाला प्लेन देखने को मिलता है। ये क्या है? इसको हम नाम दे देते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन्स, यानी बाढ़ का क्षेत्र, ठीक। देखो, भाबर में बहुत सारे पत्थर थे, जो कि पत्थर कहाँ खत्म हुए? आपके तराई में। लेकिन उसके बाद भी कुछ डिपॉजिट ऐसा होता है जो कि बहुत फाइन होता है, बहुत फाइन, बहुत बारीक आपका जो सैंड होती है ना, बहुत बारीक आपकी सैंड होती है, रेत और मिट्टी, डस्ट, ये सारी चीजें कहाँ पर आपकी जमा होती हैं? एलुवियल फ्लड प्लेन में, यानी आपके बाढ़ के क्षेत्रों में, ठीक। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ऐसा कैसे कर दिया? ऐसा इसलिए कर दिया कि मैंने आपको पढ़ाया था लेवीज, बोलो हाँ। अगर किसी को नहीं याद आया तो याद करो, जब मैं पढ़ा रहा था आपके जो क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेशंस होते हैं ना अलग-अलग चीज़ों से, तो मैंने आपको बताया था कि नदियों से बनने वाले जो फॉर्मेशन होते हैं उसमें एक लेवीज भी होता है। लेवीज क्या होता है? जब नदियाँ अपने नॉर्मल पाथ पे चलती हैं, यहाँ पर चल रही है, ठीक? तो कुछ मिट्टी तो आपकी यहाँ पर जमा होगी, किनारे पे। लेकिन जब नदी में बाढ़ आती है, मानसून आता है, तो उसका जो मुँह है वो इतना बढ़ जाता है मान लो, है ना? तो कुछ मिट्टी आपकी यहाँ पर जमा होती है। लेकिन जब बाढ़ चली गई, है ना? फिर से नॉर्मल सीज़न आ गया, फिर से आपकी नदी उतने ही रास्ते में बहने लगी। तो ये वाली जो मिट्टी है, ये वाली आपकी जो मिट्टी है, ठीक? ये तो यहीं रह गई ना। इसी मिट्टी को जो यहाँ रह गई है, इसे हम कह देते हैं लेवीज़। क्या कह देते हैं? लेवीज़। ये मैंने आपको जस्ट इन एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक? लेवीज़ भी होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये लेवीज़ यहाँ पर बच गया है, तो यहाँ वाली जो मिट्टी है, पीछे से नदी तो कंटिन्यू बह रही है, ये वाला पार्ट, तो ये वाली मिट्टी तो आगे चली जाएगी, है ना? और यहाँ पर एक नई मिट्टी आ जाएगी। इसका मतलब इसको हम बोल देंगे क्या? खादर। मैंने बोला कि इसको चेंज करके हर साल नई मिट्टी आ जाती है, ये रिन्यू हो जाती है ना? तो ये हो जाएगी हमारी क्या? खादर हो जाएगी हमारी न्यू एलुवियम, यानी कि नई जलोढ़। और ये जो हमारी पुरानी वाली है, ये इतनी जल्दी रिन्यू तो होगी नहीं, नॉट रिन्यूएबल, ठीक है? तो इसको हम बोल देंगे क्या? भांगर, इसी को हम भांगर बोलते हैं, और ये है हमारी ओल्ड एलुवियम, यानी पुरानी जलोढ़। बताओ, हिंदी भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आती है? चलो, बढ़िया, करेक्ट। अब चूँकि ये नई एलुवियम है, न्यू एलुवियम है, तो आप खुद ही सोचो, जब ये हर साल रिन्यू हो रही है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी गुड होगी ना? आपकी गुड फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक? और ये आ जाएगा आपका नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। अरे, अरे, अरे! ये, ठीक, नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। अब ये बार-बार रिन्यू तो होता नहीं है, ठीक है?
तो यहाँ पर आपके कंकड़ पत्थर और बड़े-बड़े पत्थरों की मात्रा भी ज़्यादा होगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सेरियस कंसंट्रेशन, ठीक है? कैल्सेरियस कंसंट्रेशन यानी कि आपके कंकड़ कंकड़ पत्थर पत्थर जो भी होंगे वो आपके ओल्ड एलुवियम यानी भांगर में ज्यादा देखने को हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें खादर में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसके कंपैरिजन में हमें भांगर में ज्यादा कैल्सीरियस कंसंट्रेशन जो कि कंकड़ है वो ज्यादा हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मिएंडरिंग मिएंडरिंग वाला पार्ट बच गया। नदियां यहाँ पर हमारे एंड स्टेज में होती हैं, यहाँ पर वो मिएंडरिंग भी ज्यादा करती है। मिएंडरिंग मैंने आपको बताया ऐसा, है ना? और जब नदी अपने यूथफुल स्टेज में ही मिएंडर करती है, उसको क्या कहते हैं? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, बता देना, मुझे होमवर्क है आपके लिए। यहाँ तक की बात समझ में आई और कुछ यहाँ बताने लायक नहीं, इतना ही। एक चीज और, हाँ, आपका जो यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो लेंथ होगी ना आपकी, है ना, ये जो लेंथ होगी ये है आपकी 3200 किलोमीटर्स। 3200 किलोमीटर्स का आपका क्या है? नदन प्लेन्स की लेंथ बोल लो आप या रेंज बोल लो, उसकी रेंज है। चलो इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। आ जाए नेक्स्ट पे, कोस्टल प्लेन्स पे आ जाए। चलो देखो यार, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है, हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में, है ना, जिसमें से 4 हमारी यूटीज भी हैं उसमें। इसके नाम जरा आप मेरे को कमेंट करके बताना। दूसरा होमवर्क अगर मैं आपको दूं कि हमारी कोस्टल बाउंड्री कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है वो बताना, और मेनलैंड इंडिया की कोस्टल बाउंड्री की लेंथ कितनी है वो बताना। चलो ये 2-3 चीजें जरा मुझे बताना। अब हम आते हैं अपने कोस्टल प्लेन्स की तरफ। तो कोस्टल प्लेन्स होते क्या हैं? देखो, जैसा कि आपको पता है, ये हैं हमारे क्या, वेस्टर्न घाट्स, और ये हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स, ठीक। यहाँ पर है आपका, अरे पानी तो बना ही हुआ है, अरब सागर, अरेबियन सी, और यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल। लेकिन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट के बीच का ये वाला पार्ट, चलो ऐसा कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के ये वाला पार्ट, इनको भी तो हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। चलो दे देते हैं, इसे ही मैंने नाम दे दिया क्या, कोस्टल प्लेन्स, ठीक, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं तटीय मैदान। मैंने आपसे बोला कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आपके पड़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आपके पड़ते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक। इस तरह हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। आगे आ जाओ। चलो डिफरेंस भी देख लेंगे, पहले हम इनका नामकरण देख लें क्या क्या है। तो 9 स्टेट्स जो मैंने आपको बताए थे वो हैं आपके गुजरात, है ना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका क्या है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक। चलो, तो गुजरात में हम इसको बोलते हैं, हमारे कोस्टल प्लेन्स के नामकरण को सबसे पहले आ जाता है हमारा कच्छ, ऊपर वाला एरिया। नीचे सौराष्ट्र वाले एरिया में हम इसको बोल देते हैं काठियावाड़, ठीक है। ये है आपका गुजरात। अब महाराष्ट्र के, अब महाराष्ट्र प्लस गोवा, इसको हम बोल देते हैं कोंकण कोस्ट। यहाँ पर है आपका कर्नाटका, इसको हम बोल देते हैं कन्नड़ कोस्ट, और इसे ही हम बोल देते हैं सेंट्रल कोस्ट। क्यों? नो रॉकेट साइंस, क्योंकि ये बीचों बीच है।
फिर हमारा आता है मालाबार, जिसको हम सॉरी केरला, ठीक, अरे यहाँ पर आर बना दिया, ये है हमारा केरला। ये है हमारा कर्नाटका, ठीक। देन उसके बाद हमारा तमिलनाडु प्लस साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत समझ लेना इसको। ये होता है हमारा कोरोमंडल, ठीक। देन हमारा जो बाकी का आंध्र प्रदेश है, उसमें हमारा आता है नदन सरकार। नदन सरकार को एक और चीज बोलते हैं हिंदी में, चलो मैं नाम भूल रहा हूँ हिंदी में इसका, मुझे जरा कमेंट करके बताना। देन ओडिशा में आपका होता है उत्कल कोस्ट। उसके बाद यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में हमें इसे बोलते हैं बैगा। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या नामों में? चलो फटाफट बता दो भैया। और एक बात जरा मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करता चलूं, क्या जरा बताओ वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। यार ये वाला कलर, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में बहुत आती हैं, तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। हाईएस्ट पीक ये आपको देखने मिलेगी अनाईमुड़ी, ठीक है। अगर हम इसको साउथ इंडिया की हाईएस्ट बोलें तो भी कोई गलत बात नहीं है। ये सिचुएटेड है आपकी अन्नामलाई में, अन्नामलाई बोलो, अनाईमलाई बोलो, है ना, केरला। इसकी जो आपको पीक है वो देखने मिलेगी, हाइट जो है वो है 2695 मीटर, ठीक। ये मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट का जरा मुझे बताओ, ईस्टर्न घाट का जरा बताओ। तो आप बोलोगे महेंद्रगिरी। यहाँ भी मैंने एक कैच बताया था, अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ महेंद्रगिरी दिया है तो महेंद्रगिरी बताना, जो है 1501 में, 1501 हाइट है इसकी, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में है जिंदागाड़ा, तो आपको जिंदागाड़ा टिक करनी है, ठीक। उसकी 1590 के अराउंड कुछ हाइट है। चलो, यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब एक दो चीजें और समझो। जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, मैंने आपको बताया था कि ये स्टीप वाला है, मतलब इसमें ढलान ज्यादा है ना। ये बात आपको याद रखनी है। और डिसकंटिन्यूड है। ईस्टर्न घाट हमारा नहीं, वेस्टर्न घाट हमारा कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है, ठीक। कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि ज्यादा नदियां यहाँ पर आती नहीं है। ईस्टर्न घाट हमारा, चलो आगे तो अभी आपको फिर से ये सब बताना ही पड़ेगा मुझे। डिसकंटिन्यूड है, मैंने सोचा कि एक बार आपको रिमाइंड करा दूं ताकि, ठीक, आ गया हो। चलो, ये आपके नामकरण हो गए यहाँ पे। चलो तो फिर अब डिफरेंस समझ लेते हैं। यार डिफरेंस क्या है दोनों में? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हमारे हैं, वो थोड़े हमारे नैरो माउथ के देखने को मिलते हैं। अगर टू बी प्रिसाइज में बात करूं तो नैरो इन मिडिल है ये, ठीक। और वाइड है कहां पर? इतने भी वाइड नहीं है ईस्टर्न घाट जैसे, लेकिन वाइड है अपने एंड्स में। लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो आपके वाइड है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मैंने आपको बताया, यहां पर समझ लो। ऐसा इसलिए है कि ज्यादातर नदियां आपको पता है कि हमारी ईस्टर्न घाट की तरफ आती हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ से ऊपर से भी ले लो, अगर यहाँ पर आपकी महानदी चली जाएगी, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, और यहाँ पर आपकी गंगा, ऊपर से आपकी ब्रह्मपुत्र आती है। और हमारे वेस्टर्न घाट में कौन सी आती है? यहाँ पर बीचों बीच से आपकी नर्मदा आएगी, ठीक। इसी में आपकी सोन आ जाएगी, है ना। मेनली आपकी नर्मदा है। और यही कुछ बहुत नॉर्मल एक दो नदियां आती हैं आपकी वेस्टर्न घाट तक। क्योंकि यहाँ पर कम नदियां आती हैं, कम नदियां आने की वजह से लेस रिवर्स। अब ऐसा क्यों है
कि वहाँ पर ज़्यादा नदियाँ आती हैं? ज़रा मुझे कमेंट में बताना। अगर नहीं बता पाओगे तो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जो कि हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसका जो स्लोप है ना, वो हमारा ये ईस्टवर्ड, ठीक? यहीं पर इसलिए जहाँ ज़्यादा नदियाँ गिरती हैं हमारी। तो लेस रिवर्स आती हैं आपके, मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न घाट्स की तरफ, लेस रिवर आएँगी, इसका मतलब डिपॉज़िट जो रिवर का होगा, वो भी लेस होगा आपका, ठीक? लेस डिपॉज़िट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो मुँह है उसका, मुख है, वो भी नैरो बनेगा, ठीक? क्योंकि डिपॉज़िट ही नहीं है, ज़्यादा बड़ा मुँह ही नहीं है उसका। इसी के उलट अगर हम देखें अपोज़िट में हमारे ईस्टर्न घाट्स होते हैं। इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है? इसको डेल्टा हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक? लेस होता है या फिर नैरो डेल्टा बनता है। ईस्टर्न घाट में भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपकी ज़्यादा रिवर्स होती हैं, है ना? मोर रिवर्स, इसका मतलब आपका मोर डिपॉज़िट, ज़्यादा मट्टी इकट्ठी हुई, तो क्या बनेगा? वाइड डेल्टा बनता है। वाइड डेल्टा में ही हम सुंदरबन डेल्टा पढ़ते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक? वाइड डेल्टा बनता है आपका कहाँ पर? ईस्टर्न घाट्स में। चलो, ये बात समझ गए। इसलिए यहाँ पर आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं, वो नैरो देखने के लिए मिलते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपको वाइड देखने को मिलते हैं। ये बात आपकी समझ में आई। इसीलिए यहाँ पर इन कोस्टल प्लेन्स का जो नेचर है, वो सबमर्जिंग हो जाता है, यानी डूबता हुआ हो जाता है। आप समझ गए ना? सब कुछ एकदम मस्त क्लियर हो गया। इसलिए यहाँ पर इमर्जिंग हो जाएगा, ठीक है? डेल्टा का मैंने बता दिया आपको। डेल्टा यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, नो मोर सेडिमेंट्स, ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी नहीं करती हैं, है ना? कैरीड बाय रिवर्स, ये ऑफिशियल टाइप की लैंग्वेज हो गई। मोर सेडिमेंट, यहाँ पर ज़्यादा सेडिमेंट्स गिराएँगी तो ऑब्वियसली इमर्जिंग नेचर की होंगी, ज़्यादा बड़ा डेल्टा बनेगा, वाइड होगा उनका मुँह। और बताओ, म्यूटिलेटेड है, आपको तो पता ही है। म्यूटिलेटेड है मतलब कटे-फटे हैं, है ना? क्योंकि भाई म्यूटिलेटेड, ठीक? कटे-फटे हैं हमारे कौन? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इनकी अगर मैं विड्थ की बात करूँ, अगर लेक्चर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो प्लीज़ 1.5 में देखिए, है ना? इनकी अगर मैं विड्थ की बात करूँ, 50 किलोमीटर्स के अराउंड इनकी विड्थ हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है? हुँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये फ़ॉर्मेशन होता है यहाँ पर किनका? कयाल्स का। अब कयाल्स क्या होते हैं? देखो, जैसे कि आपको पता है ये अगर हमारा तट है ना? और यहाँ पर ये आपका मान लो अरेबियन सी है, तो बड़ी-बड़ी लहरें यहाँ से उठ के तट के बाहर आती हैं, है ना? टाइडल फ़ोर्स लगता है और भी फ़ोर्सेस लगते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर लहरें उत्पन्न होंगी और उठ के तट के ऊपर आएँगी और वापस चली जाएँगी। लेकिन यहाँ पर जो एक गड्ढे जैसा, एक ट्रेंच जैसा क्रिएट होता है, वहाँ पर जितनी बार लहर आएगी, वहाँ पर पानी भर देगी, जितनी बार लहर आएगी, वहाँ पर पानी भर देगी। तो ये मेनलैंड बीच से थोड़ा-सा दूर आपको एक फ़ॉर्मेशन देखने को मिलती है ट्रेंच जैसी, जहाँ पर जितनी बार लहर आती है आपकी पानी भरती हुई चली जाती है। उसे ही हम कयाल बोल देते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट कयाल आपका केरला में देखने को मिलता है, जिसका नाम है आपका पुन्नामाडा कयाल, है ना? पुन्नामाडा कयाल। यहीं पर पुन्नामाडा कयाल में ही जब हम आगे फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे क्या? यहाँ पर होती है वल्लम वल्लम कोल्ली,
नेहरू ट्रॉफी रेस, नेहरू ट्रॉफी, जो कि है एक बोट रेस। बोट रेस है, कहां पर होती है? केरला में, पुन्नामाडा कयाल में। ठीक है, चलो, ये बात हो गई हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। अब अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें, यहां पर आपका फॉर्म करेगा क्या? डेल्टा, जो कि मैंने आपको बताया, सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, वो भी यहीं पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है, वेस्ट बंगाल के आसपास, है ना। इमर्जिंग नेचर के हैं। मोर रिवर सिल्ट आपका देखने को मिलता है, सिल्ट जो है, रिवर सिल्ट, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है कॉन्टिनेंटल, यानी महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसको कि हमने कहाँ पर पढ़ा था भाई? जब हम डीप सी फ्लोरिंग थ्योरी पढ़ रहे थे ना, वहां पर हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आपका स्लोप, फिर आपका राइज, फिर आपका अबीसल प्लेन, है ना, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कितना बड़ा है? 500 किलोमीटर, इसके अराउंड इतना बड़ा आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक, देखो, मैंने आपको एक पॉइंट और समझाया कि ये स्टीप नेचर का है। स्टीप यानी ऐसे खड़ी खड़ी चट्टान होगी, यानी स्लोप यहाँ पर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, स्लोप आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये देखो, खड़ी चट्टान है, स्लोप ज्यादा है। अगर स्लोप ज्यादा है तो आप खुद बताओ, जो आपका वाटर होगा वो डीप हो जाएगा? बोलो हाँ। यहाँ पर आपका स्लोप जो है वो उतना नहीं है, यानी यहाँ पर आपको इस प्रकार का कुछ स्लोप देखने मिलेगा, ज्यादा स्लोप नहीं है। इसका मतलब आप खुद ही देख सकते हो, स्लोप अगर कम है तो आपका जो वाटर है, सी वाटर, वो आपका लेस डीप होगा। ध्यान से सुनते जाना क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब वाटर वहां पे डीप होगा। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपका स्लोप कम है, इसका मतलब वाटर वहां पे लेस डीप होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जब आपकी जो नाव है, ठीक, ऐसे ही बनती है नाव, बहुत गंदी बना दी है, लेकिन आपकी जो नाव है वो किस तरह के वाटर में ज्यादा अच्छे से चलेगी? क्या वो डीप वाटर में अच्छे से चलेगी, या आपके जो लेस डीप वाटर है उसमें अच्छे से चलेगी? अरे ऑब्वियस बात है, उसको चलने के लिए आपका डीप वाटर चाहिए ना। तो बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो कहाँ पर ज्यादा चलेंगे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, है ना। इसीलिए आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपके जो पोर्ट्स हैं वो हमेशा ज्यादा देखने को मिलते हैं, मोर। ठीक है, और आपके पोर्ट्स जो हैं, चूंकि शिप्स लेस डीप वाटर में, शैलो वाटर में ज्यादा नहीं चल सकती, शैलो होता है यहाँ पर सी, इसीलिए पोर्ट्स जो है यहाँ पर आपको लेस देखने को मिलते हैं, लेस पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। एक के बाद एक आपको सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, जरा मुझे कमेंट में बताओ। कहीं पर आपको कोई डाउट आता है तुरंत मुझे कमेंट में लिख के बताना, वही चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर से वहां से स्टार्ट कर देंगे। चलो, पोर्ट्स के बारे में समझ गए ये कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बोला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपका जो स्लोप है वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा स्लोप नहीं है, इसलिए वहां पर लेस डीप वाटर होगा। वाटर आपका जो होगा, सी वाटर होगा, वो शैलो होगा, ज्यादा डीप नहीं होगा, ज्यादा गहरा पानी नहीं होगा। अब गहरा पानी नहीं है तो आप नाव कैसे चलाओगे? नीचे कंकड़ पत्थर बड़े बड़े चट्टानों से टकराएगी ना। और इसके उल्टा आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है? पश्चिमी तटों पर क्या होता है? तटीय मैदान पे आपका स्टीप बनता है। स्टीप मतलब खड़ी खड़ी चट्टाने, खड़ी खड़ी चट्टाने मतलब ज्यादा गहरा पानी, है ना, स्लोप ज्यादा, ढलान ज्यादा, ज्यादा गहरा पानी। वहां पर आपके जो शिप्स हैं वो ज्यादा अच्छे से चल पाएंगे बिना किसी रुकावट के। इसीलिए आपके जो पोर्ट्स हैं वो ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, और कम आपको देखने मिलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। इसी के साथ पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ।
यार डू लाइक द सेशन, जितने भी लोग हो, है ना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सेशन को, और यार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ क्या है। चलो पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ कुछ और तो नहीं बच गया। चलो एक आपको एक चीज और बता दूं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, जो आपका वर्ल्ड का, ये बता चुका हूं जस्ट आपका रिवीजन हो जाए इसलिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, महाद्वीपीय मग्न तट है ना, वो कहां पर है? वो है आपका साइबेरिया में, साइबेरियन सी में, ठीक है, लार्जेस्ट। और आपका क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट में सबसे छोटा बोल दो, शॉर्टेस्ट बोल लो, वो कहां पर होगा? ये होगा आपका साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, ठीक। पढ़ा चुका हूं इसलिए शॉर्ट में लिखा रहा हूं। साइबेरियन शेल्फ आपका कहां पर ये है आपका साइबेरियन शेल्फ, ये है आपका आर्कटिक ओशन में। ये सब पॉइंट आपको भूलने नहीं है बाबू, तभी तो कर पाओगे एग्जाम में। पोर्ट्स के बारे में बात समझ लें, चलो आ जाओ। पोर्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके आ जाते हैं मेजर, मेजर पोर्ट्स, दूसरे आपके आ जाएंगे माइनर पोर्ट्स। मेजर आपके होते हैं 13, माइनर आपके होते हैं ऑलमोस्ट 200, कहीं कहीं पर 180 190 दिखाई देता है, 200 आपका एसएससी का माना हुआ है, ठीक है। ये किसने डिवाइड किया? ये डिवाइड किया है इंडियन पोर्ट्स एक्ट, इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908। इसके अनुसार जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होने वाले पोर्ट्स होंगे वो आपके मेजर पोर्ट्स होंगे, और जितने भी आपके क्या बच गया, स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न होने वाले पोर्ट्स होंगे वो होंगे आपके माइनर पोर्ट्स। समझ गए इतनी बात? चलो अब आपके पोर्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन इनको गवर्न करता है? तो ये गवर्न करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज। जरा इसके मिनिस्टर का नाम मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। चल आगे चल के हम देख लेते हैं पोर्ट्स को। कोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया ना, कोस्ट लाइन की लेंथ और मेनलैंड कोस्ट लाइन की लेंथ आपको मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। चलो आ जाओ हम मेजर पोर्ट्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम गुजरात में हम पढ़ते हैं दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट को ही हम बोल देते हैं कांडला पोर्ट, ठीक। इसको इसका एक और नाम दीनदयाल पोर्ट है, यहीं पर हम गुजरात में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है या नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब इसका जो पानी है ना वो रेगुलेट होता है टाइडल फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक। इतने बात आप समझ गए। टाइडल फोर्स क्या होते हैं, पढ़ लो यूनिवर्स वाला लेक्चर सबसे पहला, उसमें सब कुछ क्लियर है। इसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है, गुजरात में है। दूसरा अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में एक तो हमारा मेन मुंबई पोर्ट है, दूसरा हमारा यहाँ पर जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ट्रस्ट, ये है आपका नवी मुंबई में, और नवी मुंबई में है। और इसी को हम बोल देते हैं क्या, नावा शेवा, ये इसका एक और नाम है नावा शेवा पोर्ट, ठीक। और अगर इसके बारे में देखें तो ये एक लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट। भैया ये क्या होता है? देखो कंटेनर पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जहां पर डायरेक्टली आपका सामान अनलोडिंग नहीं होता, अनलोड होके स्टोर नहीं होता। कंटेनर पोर्ट का मतलब वो
जैसे कि आपका पोर्ट पे सामान उतरा और वहीं पर दूसरा व्हीकल रेडी होगा, जो कि सामान आप शिप से उतारोगे और दूसरे व्हीकल में चढ़ाओगे, ताकि वो ट्रांसशिपमेंट के थ्रू आगे बढ़ पाए अपनी डेस्टिनेशन में, ठीक? समझ गए कंटेनर पोर्ट क्या होता है? तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है आपका कौन-सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इतनी बात समझ गए? ये एक सैटेलाइट पोर्ट है। मतलब देखो सैटेलाइट पोर्ट वो पोर्ट होते हैं, मैंने आपको बोला मुंबई एक मेन पोर्ट है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है ना वो रीच हो चुकी थी, इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ी जेएनपीटी बनाने की नवी मुंबई में थोड़ा हट के। तो जब हम मेन पोर्ट से हट के एक पोर्ट बनाते हैं उसको हम सेकंड मतलब इसको सेकेंडरी पोर्ट आप बोल सकते हो, सैटेलाइट पोर्ट ऐसे पोर्ट्स को हम बोलते हैं, ये एक सेकेंडरी पोर्ट है। ठीक? मूवमेंट ऑफ कंटेनर्स सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर आपका यहाँ पर एक पड़ेगा मुर्मुगांव पोर्ट, ठीक? कर्नाटका में। कर्नाटका में आपको मुर्मुगांव पोर्ट पड़ेगा। अरे फिर आर लिख दिया। इसके बारे में ऐसा सच इतना हमको पढ़ना नहीं है, कर्नाटका। ठीक? एक न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको पड़ेगा, ये भी आपका कर्नाटका में। ये जो मैंगलोर पोर्ट है ना, ये आपका ज़ुआरी रिवर के उस ईस्चुरी से बनता है। ज़ुआरी रिवर के ईस्चुरी से बनता है आपका क्या? न्यू मैंगलोर का जो वाटर है वो रेगुलेट होता है ना? ईस्चुरी को हम ईस्चुरी को हम हिंदी में बोलते हैं ज्वार। क्या? ज्वार मद उन्मुख, ज्वार मदोन्मुख, मद उन्मुख। ठीक? यहीं पर बना है आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट। देन आपके केरला में आ जाएँगे तो कोच्चि पोर्ट। इसी को हम बोल देते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है? कोच्चि पोर्ट। यहीं पर आप एक और पोर्ट आपको देखने मिलेगा जो कि है माइनर, माइनर पोर्ट है आपका विंज़ीज़ैम पोर्ट जो कि केरला में है, ठीक है? विंज़ी विंज़ीज़ैम पोर्ट। ये इसके बारे में ख़ास बात क्या है? ये एक तो ठीक तिरुवनंतपुरम, यार यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है। ये भी नहीं दिख रहा यार। दिखता ही नहीं हूँ मैं यहाँ पे। देख, यहाँ देख। मैंने आपको बोला विंज़ीज़ैम पोर्ट जो है ना, वो आपके तिरुवनंतपुरम में है। तिरुअनंतपुरम, केरला में, ठीक है? ये आपका इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, याद रखना। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। सेम एज़ आपका कंटेनर पोर्ट में जो आपकी सुविधाएँ होती है, वही एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में भी होती है। ये एक आपका इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। कौन-सा? विंज़ीज़ैम पोर्ट। कौन इसको ओन करता है? तो अडानी भैया हमारे ओन करते हैं इसको। चलो, आगे देखो। आगे अगर हम आते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है वीओ चिदम्बरम पोर्ट, है ना? इसी का एक और नाम है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है? और तमिलनाडु जो है ना, स्टेट है विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स। कैसे? अरे खुद ही देख लो। तूतीकोरिन है, एक चेन्नई पोर्ट है, एक आपका एक चेन्नई पोर्ट है, ये एक आपका कामराजार पोर्ट है एन्नोर में, ठीक है? मतलब 3 हो जाएँगे टोटल तमिलनाडु में। चेन्नई में बताने वाली बात ये है चेन्नई पोर्ट में
पेंसिल ही घूम जाती है मेरी। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट एक तो कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर है ना, पोर्ट है। दूसरा आपका सेकंड नंबर पे सेकंड कमीशन्ड पोर्ट है, कमीशन्ड पोर्ट। यहाँ पर राइटिंग आपको जैसी भी दिख रही हो नोट्स ले लेना वहां से, कहाँ से, अपना टेलीग्राम से। सेकंड कमीशन पोर्ट है बाय ब्रिटिशर्स। पहला कौन सा है आगे देखते हैं, अगर पता है तो तुरंत अभी कमेंट कर दो, ठीक है। ये आपका कमीशन हुआ था 1873 में बाय ब्रिटिशर्स। इसके ऊपर आपको कामराजर एन्नोर में पोर्ट देखने को मिलता है। ये इसका है, ये इंडियाज फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है ना, कामराजर पोर्ट आपका। उसके ऊपर आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट आपको देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम के बारे में ये बात है, ये इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया, पोर्ट कभी लैंड लॉक हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है भाई, यहां समझो। देखो लैंडलॉक पोर्ट क्या होता है, सारे डाउट दूर दूर कर दूंगा मैं। लैंडलॉक पोर्ट वो होता है कि आपका, मान लो ये इंडिया है, मैंने बोला ये ज्यादा दूर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक। अब यहां से लेके दूसरे कलर से देखो, ये आपका, अरे ये आपका लैंडलॉक है। तो आपका एक वाटर पैसेज होगा जो कि इसको टच कर रहा होगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं वाटर पैसेज। इसी को जूम करके अगर मैं बना दूं, ये अगर आपका पोर्ट है ना, तो इससे बना हुआ एक वाटर पैसेज होगा जो कि आपके मेन जो सी है उसको कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक। ऐसा समझ लो, समझ गए इतनी बात? हाँ बोलो। चलो, हम्म, विशाखापट्टनम हो गया। उसके ऊपर आप पारादीप, पारादीप की अगर बात करूं, ये आपका लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है, पारादीप, ठीक है। लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है। पहले आपका कांडला पोर्ट था ये वाला, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, लेकिन अब पारादीप हो चुका है लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग। कार्गो क्या होता है, कार्गो मतलब जो सामान शिप में लोड अनलोड होके आते हैं वो, ठीक। उसके ऊपर अगर कोलकाता पोर्ट की बात करूं, इसको हम, वायर बहुत, इसका एक और नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी इसका नाम है कोलकाता पोर्ट का, ठीक है। ये पहला फर्स्ट कमीशन्ड पोर्ट है, मैंने आपको बोला था ना आगे बताऊंगा, फर्स्ट कमीशन्ड पोर्ट है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1870s में, ठीक। और 73 में आपका चेन्नई सेकंड कमीशन पोर्ट है, ठीक। और चेन्नई सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है आफ्टर जेएनपीटी, नवी मुंबई, नावा शेवा। ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है, रट लेनी है, दिमाग में छाप लेनी है, ओके। यहीं पर ऊपर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में एक और पोर्ट जिसका नाम है हल्दिया, हल्दिया पोर्ट। ये एक रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट, जी हाँ रिवराइन। मैंने आपको बोला टाइडल पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जिनका जो वाटर लेवल है वो टाइडल फोर्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है। तो रिवराइन पोर्ट क्या हो जाएंगे, जिनका वाटर लेवल एक रिवर हैंडल कर रही होगी, है ना, रेगुलेट बाय हुगली रिवर। अरे वेस्ट बंगाल में कौन सी रिवर है, हुगली, हुगली रिवर, इसलिए रिवराइन पोर्ट है ये, समझ गए।
चलो, इसी को हम डायमंड हार्बर भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक जगह है ना, डायमंड हार्बर, हल्दिया पोर्ट। यहां तक की बातें क्लियर हैं या नहीं? अगर पोर्ट में आपको बहुत क्लटरनेस दिख रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर कुछ बात यहाँ पर नहीं समझ में आई है तो जरा कमेंट में लिख के मारना। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं डेजर्ट को। ओ भाई 1 घंटा हो भी गया। चलो डेजर्ट की बात कर लें। कहाँ पर है हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट? सबसे पहले हम इसका जनरल ओरिएंटेशन देख लेते हैं। ठीक, ये है आपका ऐसा ऐसा बना देता हूं, अरावली रेंजेस। ठीक, ये है आपकी, देखो अब से मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत अच्छी राइटिंग। चलो ठीक है, अरावली रेंजेस कहाँ कहाँ पर है ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ। गुजरात से स्टार्ट होगी आपकी, देन राजस्थान, देन आपका दिल्ली और हरियाणा। इसी के नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं क्या, और बड़ा बना दूं, इसी के नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। ठीक, जो कि इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों जगह पे है। ये आपको ओरिएंटेशन समझ में आया? चलो, अरावली का जरा मेरे को हाईएस्ट पीक बताओ, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली जरा मेरे को कमेंट में बताओ। ठीक, और उसका वो भी बताना, हाइट। चलो, आपको ये देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावलीज। हो गई क्लियर बात? दूसरी बात, हिंदी में इनको मरुस्थल बोलते हैं, इंग्लिश वालों ने चुरा के उसको मरुस्थल ही कर लिया। चलो भैया ठीक है। यहाँ पर जो आपकी रिवर्स होंगी ना, एक तो रिवर्स आपकी होंगी नहीं यहाँ पे, और जितनी भी रिवर्स होंगी, जैसे कि आपकी लूनी नदी यहाँ पर बहती है, ये परफॉर्म करती हैं इनलैंड, इनलैंड ड्रेनेज। भैया ये क्या होता है? देखो इनलैंड ड्रेनेज वो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी आपकी जो नदियां होंगी ना, जैसे कि नर्मदा है, यहाँ से निकली अमरकंटक वाले प्लेट्यू से, आप यहाँ पर मिल गई अरब सागर में। यहाँ है बे ऑफ बंगाल, गंगा आई, बे ऑफ बंगाल, महानदी आई, बे ऑफ बंगाल, गोदावरी आई, बे ऑफ बंगाल, है ना, कृष्णा आई, बे ऑफ बंगाल, कावेरी आई, बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र आई, बे ऑफ बंगाल। ठीक, ये किसी ना किसी सागर में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि डेजर्ट्स में मान लो ये नदी, यहां से एक नदी बहती हुई आई, और इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ पर आके सूख गई। यहाँ से बहती हुई आई, मतलब बहती हुई पीछे से आ रही है, लेकिन गर्मी के कारण इतनी ज्यादा टेम्परेचर हाई है कि यहाँ पर ही आकर सूख गई, यानी जमीन के जमीन पे सूख गई। इसी को हम बोल देते हैं इनलैंड ड्रेनेज। ठीक, कितना आराम से और कितना प्यार से मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ गए? इनलैंड ड्रेनेज यहाँ की नदियां परफॉर्म करती हैं। चलो, यहाँ पे जो आपका ग्रीन पार्ट होगा ना, ग्रीन पार्ट को मैं अगले उसमें बता दूंगा ग्रीन पेन से। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं।
कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं? ज़रा बता दो। देखो, रेगिस्तान में, आपके डेज़र्ट्स में आपको ऑब्स्टिकल तो ज़्यादा होंगे नहीं, तो हवाएँ आपकी एकदम तेज़-तेज़ चलेंगी, हवाएँ तेज़-तेज़ चलेंगी तो रेत उड़ाएँगी, रेत उठाएँगी तो कहीं पर डिपॉज़िट भी तो करेंगी। तो रेत के डिपॉज़िट से होने वाले जो अलग-अलग फीचर हैं, सारा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको मैं रिकैप कराऊँ उसका, तो हमने पढ़ा था मेनली तो बर्तन या बर्चन्स बोल देते हैं, बर्चन्स। क्या होते हैं? ये देखो, ये बन रहे हैं, ये बर्तन बन रहा है, ये आपका बर्चन बन रहा है, ये बर्चन बन रहा है, ठीक? अब मेरे को बता दो ज़रा सीफ क्या होगा? अरे बर्चन मतलब जो जिसके 2 विंग होंगे, सीफ मतलब जिसका 1 ही विंग होगा, ऐसा। कहीं दिख रहा है आपको सीफ? ज़रा देखो ज़रा, जैसे ये 1 विंग है ना? ये 1 ही विंग दिख रहा है, ये 1 विंग दिख रहा है, सीफ हो जाएगा। मैंने आपको बोला था यहाँ पर हमें पलायाज़ भी देखने को मिलते हैं। भैया पलायाज़ क्या होते हैं? पलायज़ वो एरिया, अगर रेगिस्तान में कहीं पर गड्ढा हो गया, ट्रेंच हो गया, अगर पानी गिर गया और पानी भर गया, जल प्लावन की समस्या हो गई। है ना? ट्रेंच में आपका वाटर, आपका पानी भर गया, वो आपका पलाया हो जाएगा। आपका पेनी प्लेन्स पानी में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पैडी प्लेन्स देखने को मिलते हैं। है ना? रेत के बनते हैं बड़े-बड़े। और बताओ, मशरूम मशरूम रॉक्स, अरे याद करो भाई, सब बताया है, मशरूम रॉक्स, है ना? पेडेस्ट्रियल प्लेन्स, पेडेस्ट्रियल प्लेन्स, अरे यही पैडी प्लेन को ही पेडेस्ट्रियल प्लेन्स यार। रेनफॉल कितना है? रेनफॉल यहाँ पर है 150 मिलीमीटर से लेस पर ईयर, की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक? ये बात याद रखोगे। और बोलो, मेनली आपका ये लैंड हो जाता है जैसलमेर साइड, है ना? जैसलमेर और फिर पाकिस्तान के वहाँ पे। इनलैंड ड्रेनेज प्रमोट करती हैं, हो गया? देखो, डेज़र्ट में हम कहते हैं कि बहुत पहले ये कभी पानी वाला क्षेत्र रहा होगा, है ना? क्यों? हम कहते हैं पहले यहाँ पर पानी भरा होगा। हिंदी में लिख दूँ क्या? पहले ऐसा माना जाता है कि पहले पानी से भरा क्षेत्र होगा, पहले पानी होगा। क्यों ऐसा बोलते हैं हम? क्योंकि पानी में मिलने वाले जो जीव-जंतु हैं, उनके जो फॉसिल्स हैं, सेम फॉसिल्स अब हमें मिलते हैं, यानी पानी में मिलने वाले जो जीव-जंतु हैं, उनके जो फॉसिल्स हैं, वो हमें कहाँ पर मिलते हैं? हमारे डेज़र्ट्स में। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसी थ्योरी आई कि पहले यहाँ पर पानी हो सकता है, ठीक है? ये वर्ल्ड का, जो हम ग्रेट इंडियन डेज़र्ट की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड डेज़र्ट है भैया। क्या? आपका ग्रेट इंडियन डेज़र्ट। अगर मैं डेंसली पॉपुलेटेड बोल रहा हूँ, इसका मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं बोला मैंने, ठीक? अब ज़रा यहाँ ध्यान दो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट या सबसे बड़ा डेज़र्ट कौन-सा है? ये है अंटार्कटिका। हैं? अरे हाँ भाई, अंटार्कटिका एक कोल्ड डेज़र्ट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेज़र्ट है, ठीक? और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेज़र्ट, ये आपका सहारा डेज़र्ट है, जो कि आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल्ड डेज़र्ट और नॉर्मली भी सबसे बड़ा डेज़र्ट अंटार्कटिका, ठीक? इंडिया में भी आपको 2 देखने को मिलते हैं, एक तो आपका ग्रेट इंडियन डेज़र्ट, ये मैं हॉट वाले की बात कर रहा हूँ, और आपका डेंसली पॉपुलेटेड डेज़र्ट भी आपका ग्रेट इंडियन डेज़र्ट ही है, लेकिन ये हॉट वाला आपका कोल्ड डेज़र्ट भी है इंडिया में, ज़रा बताना कौन-सा? अरे लद्दाख।
आपका कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ तक खत्म होता है हमारा क्या, डेजर्ट। चलो, अब ये डेजर्ट बनते कैसे हैं ये सब हम पढ़ेंगे जब हम मॉनसून पढ़ेंगे, है ना, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे इंडिया की, तब हम बता देंगे कि डेजर्ट कैसे बनते हैं। अभी हम बता के क्या करेंगे। मेनली डेजर्ट क्या होता है, यहाँ पर रेट ऑफ जो आपका इवेपोरेशन है वो ज्यादा होता है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के, यानी पानी बरसता कम है और आपका वाष्पोत्सर्जन जो है वो ज्यादा होता है। और इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट का नाम जो है ऑफिशियल वो है हमारा थार डेजर्ट। और सहारा कहाँ पे है, अफ्रीका में। चल नेक्स्ट, अगर हम इसकी तरफ बढ़े तो हम अब आ चुके हैं आपके आइलैंड्स की तरफ। ये ये चल यार, आइलैंड्स की अगर बात करें तो आइलैंड्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझो। आइलैंड्स वो एरिया होता है जो कि सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। अब जरा फटाक से मुझे बताओगे सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स कौन सी टोपोग्राफी होती है। ठीक, आइलैंड आप समझ गए, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ पार्ट है। अब अगर हम मेनली इंडिया के आइलैंड्स की बात करें तो आपको यहाँ पर दो आइलैंड देखने के लिए मिलते हैं। अगर आइलैंड ना बोल के मैं आपको बोलूं कि दो आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलते हैं वो ज्यादा बेटर होगा। एक तो आपके यहाँ पर, दूसरे आपके यहाँ पर। ठीक, जो इंडिया के लेफ्ट में आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी अरब सागर में आपको देखने के लिए मिलते हैं वो हैं आपके लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और जो आपके बे ऑफ बंगाल में देखने के लिए मिलते हैं वो हैं आपके अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इतनी बात समझ गए, ये तो बेसिक है, ये सबको पता है। चलो आगे आ जाओ। तो मोटा मोटा मैं आपको अगर इसमें डिफरेंस बताऊं तो जो लक्षद्वीप है वो आपके टोटल 36 आइलैंड्स के ग्रुप से मिलके बना है। जो आपका अंडमान एंड निकोबार है वो आपके 572 आइलैंड से मिलके बना है। इसीलिए हम इसको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं, नॉट जस्ट आइलैंड्स। ठीक, एक एक करके दोनों की बात कर लें। चलो, और आइलैंड्स को एक चीज और बोलते हैं, आर्कीपलागो। ठीक, ये नाम भी हम आइलैंड्स के लिए यूज करते हैं। अब हम अगर बात कर लें सबसे पहले अंडमान और निकोबार की, तो मैंने आपको बोला ये 572 आइलैंड से मिलके बने हैं। ठीक है, ये हमारे बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। अब आप बोलोगे भैया वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए, तो मैं आपको बोलूंगा अचानक से नहीं आए। जरा याद करो वो पल जब मैं आपको हिमालयास पढ़ा रहा था। ठीक, और यहाँ पर आपके हिमालयास कुछ इस तरह सिंटेक्शियल बेंडिंग दिखाते हैं। ये है आपका क्या, अरुणाचल हिमालय। अरे याद करो भाई, अरुणाचल हिमालय याद आया, दाफला मेरी अबोर मीशमी निशी सब याद आ गया। यहाँ पे आपकी होती है सिंटेक्शियल बेंडिंग जिसके कारण ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है और इसी को हम नाम दे देते हैं पूर्वांचल हिमालय। अरे याद आया क्या भाई। ठीक है, अरुणा मामी याद आया, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजोरम हिल्स। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय। चलो, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हिमालय हमारे कहाँ पे, आपके म्यांमार वाले रीजन में, जहां हम इनको बोल देते हैं क्या,
यहां देखो, म्यांमार में हम हिमालयाज को बोल देते हैं अराकान योमा। फिर हमारे हिमालय कहीं देखने को नहीं मिलते, है ना। आपके म्यांमार के बाद ये सबमर्ज हो जाते हैं, ये सारे कीवर्ड याद रखना, सबमर्ज हो जाते हैं कहाँ पे, आपके बे ऑफ बंगाल में, और वापस से रीअपियर होते हैं, है ना। अराकान योमा के बाद आपका सबमर्जन, सबमर्ज हुए पानी के अंदर, और वापस रीअपियर हुए कहाँ, अंडमान एंड निकोबार। यानी कि अब आप समझ गए कि अंडमान और निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो और कुछ नहीं है बल्कि हिमालयाज का ही कंटिन्यूएशन है, जो कि म्यांमार में, जिनको हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं, जो कि पानी में सबमर्ज हो गए, डूब गए, और उसके बाद वापस से रीअपियर हुए, वापस से दिखने लगते हैं कहाँ पे, हमें अंडमान और निकोबार के रूप में। तो अंडमान और निकोबार एक्सटेंशन है आपके हिमालयाज का, ठीक। एक्सटेंशन बोल लो, या फिर इसको बोल सकते हो आप एलिवेटेड, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज माउंटेन्स, सबमर्ज माउंटेन्स। अरे समझ गए क्या, इतना क्लियरली समझाया, ठीक। पहला, दूसरा, एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा, अराकान योमा, इसके एक्सटेंशन है आपके क्या, हिमालयाज, अपना अंडमान निकोबार। चल, अब हम पढ़ लेते हैं अंडमान और निकोबार को एकदम डीप में, है ना, क्योंकि यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लेते हैं एक बोर्ड, ग्रीन वाला। चल, इसमें हम बनाते हैं व्हाइट से अपना अंडमान। देखो, अब अंडमान और निकोबार में बहुत सारे आपके आइलैंड्स हैं, कौन कौन से, जैसे कि ये आपका एक हो गया नॉर्थ अंडमान, देन उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे मिडिल अंडमान, उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका क्या, साउथ अंडमान, उसके बाद आ जाएगा क्या, लिटिल अंडमान, ठीक। यहाँ पर आपके अंडमान खत्म होते हैं, इसी के बाद चालू होता है आपका क्या, कार निकोबार, देन उसके बाद लिटिल निकोबार, और उसके बाद आपका ग्रेट निकोबार, ठीक। यहां तक की बात समझ गए। नाम भी लिखना है क्या, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और आपका ग्रेट निकोबार। सबसे पहली बात समझने लायक इसमें यह है कि आपके जो अंडमान और निकोबार, इन दोनों को कौन सेपरेट करता है आपका, इनका नाम है 10 डिग्री चैनल। ये एक जस्ट लैटिट्यूड है, चैनल जहां पर भी वर्ड यूज होता है सिंपल वो एक लैटिट्यूड है, 10 डिग्री लैटिट्यूड बोल दो, 10 डिग्री चैनल, अगर वो पानी में आपको दिखा रहा है तो 10 डिग्री चैनल बोलेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इनको कौन सेपरेट करता है, तब भी 10 डिग्री चैनल, है ना। और पूरा अंडमान आपका, है ना, पूरा अंडमान और निकोबार दोनों को कौन सेपरेट करेगा, आपका 10 डिग्री चैनल। उसके बाद यहां पर समझो मिडिल और साउथ, मिडिल और साउथ इनके बीच में हमारा एक वॉल्केनो है जिसका नाम है आपका बैरन, बैरन वॉल्केनो, ठीक। और ये किस तरह का वॉल्केनो है, ये एकमात्र इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। उसी प्रकार से हमारे नॉर्थ और मिडिल अंडमान के बीच मोस्टली नॉर्थ में आपका देखने को मिलेगा क्या, नारकोंडम,
ये जब अपन वोल्केनो पढ़ रहे थे ना, तब आपने मेरे मुँह से बहुत नाम सुने होंगे, बैरन और नारकोंडम, है ना? ये आपका एक डोरमेंट है, डोरमेंट वोल्केनो है। ये क्या होता है भैया? अरे पढ़ा तो चुका हूँ, डोरमेंट एक्टिव वोल्केनो वो जिसका इरप्शन कभी भी हो सकता है, जो एक्टिवली इरप्ट होते रहता है। डोरमेंट वोल्केनो वो जो कि 50-60 साल पहले एक्टिव हुआ था, इरप्ट हुआ था, फटा था, लेकिन अब फटेगा कब? 50-60 साल बाद उसके फटने का पोटेंशियल है। एक और होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का मतलब वो जो कि बहुत साल पहले फटा था, 100-200 साल पहले, अब ना कोई फटने की उम्मीद है और ना कभी वो फटेगा। ये 3 प्रकार के आपने वोल्केनो देखे थे। नॉर्थ अंडमान में ही आपकी सिचुएटेड है क्या? हाईएस्ट पीक। एकदम धीरे-धीरे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक। ये अगर अंडमान और निकोबार दोनों की मिला के बोले तब भी आप चला लोगे इसका काम। 738 मीटर्स है इसकी हाइट, ठीक है? सैडल पीक। अब एक बार क्वेश्चन बना था कि चारों पीक्स के नाम दे दिए थे अंडमान और निकोबार में और पूछा था कि ये कौन से आइलैंड में सिचुएटेड है। सबसे पहले तो आप समझो कि ग्रेट निकोबार जो है वो आपका लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार का मिला के, ठीक है? ग्रेट निकोबार। लार्जेस्ट बोलो, बिगेस्ट बोलो, कुछ भी बोल लो, ठीक? ये है आपकी पहले नंबर की हाईएस्ट पीक। यहीं पर आपकी दूसरे नंबर की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है माउंट थुइलर। माउंट थुइलर, ठीक है? ये आपकी दूसरे नंबर की है या फिर निकोबार की हाईएस्ट पीक है। आपको हाइट उतनी जरूरी तो नहीं है यहाँ पे। ई नहीं होगा, ये ए होगा, ठीक है? सैडल। दोबारा लिख दूंगे। सैडल पीक, ठीक है? माउंट थुइलर आपको कहाँ ग्रेट निकोबार में देखने के लिए मिल जाएगा? सेकंड हाईएस्ट, याद रखेंगे, सेकंड हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट आपकी कौन सी है? माउंट दियावोलो, है ना, मिडिल अंडमान में। माउंट दियावोलो। और फोर्थ आपकी साउथ में देखने को मिलेगी आपकी माउंट ओयोब, ठीक है? ये फोर्थ हाईएस्ट है। अब आप लगा पाओगे, है ना? पहली जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी नॉर्थ अंडमान में है, सेकंड हाईएस्ट पीक आपकी ग्रेट निकोबार में है, थर्ड हाईएस्ट आपकी माउंट दियावोलो है मिडिल अंडमान में, और फोर्थ हाईएस्ट आपकी माउंट कोयोब है साउथ अंडमान में। यहां तक की बात समझ में आई क्या? चलो, साउथ अंडमान में ही आपको यहाँ पर एक सिटी देखने को मिलती है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अब आप झट से कह दोगे भैया ये तो इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल है, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया है। अगर ऑप्शन में आपको श्री विजयपुरम भी देता है ना, तब भी कंफ्यूज नहीं होंगे, पोर्ट ब्लेयर की ही बात हो रही है, ठीक है? ये आपकी कैपिटल है किसकी? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। समझ गए? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, यहां पर भी आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या? डंकन पैसेज, ठीक? डंकन। डंकन पैसेज। ये आपका सेपरेट करता है, लिख दूं या चल जाएगा? सेपरेट्स साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। इसको सेपरेट करेगा डंकन पैसेज। 10 डिग्री चैनल आपका क्या सेपरेट करेगा? लिटिल अंडमान को कार निकोबार या अंडमान को निकोबार से। चलो, यहां तक आपका होता है कंप्लीट
निकोबार हो गया, सारा कुछ हो गया। बाकी की चीजें जो हैं हम यहाँ देखते हैं। हाँ, 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 एक चीज और बच गई। सॉरी। आपके साउथ अंडमान में ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? सेल्यूलर जेल, जो कि बहुत फेमस है ना? यहीं पर दी जाती थी आपकी काला पानी वाली सजा। काला पानी पनिशमेंट, ठीक? जहाँ पर आपके वीर सावरकर वगैरह और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी यहाँ पर रखे गए थे। इसी की वजह से आपको पता होगा कि आईएनए जो है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका एक टाइम पे हेडक्वार्टर आपका अंडमान एंड निकोबार में था, ठीक? इसीलिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एक आइलैंड का नाम रख दिया है। यहीं पर आपके साउथ अंडमान में, ठीक? यहीं पर आपको एक शहीद द्वीप देखने को मिलेगा, एक स्वराज द्वीप देखने को मिलेगा। ये सारे हमारे क्रांतिकारियों के ऑनर में रखे गए हैं, है ना? स्वराज का जैसे हैवलॉक नाम था पहले, हैवलॉक नाम था, और भी इनके अलग-अलग नाम थे, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आती है? चलो, ये है, यहाँ देखो, ये बच गया। ये है आपका ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल को ही हम बोल देते हैं ग्रैंड ग्रैंड चैनल। ये आपका सेपरेट करता है ग्रेट निकोबार को, अंडमान एंड निकोबार को किसके साथ? सुमात्रा आइलैंड। भैया ये सुमात्रा आइलैंड कहाँ पे है? तो भैया ये आपका इंडोनेशिया का आइलैंड है, सुमात्रा। ठीक, आपका ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल सेपरेट करता है अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से। एक सबसे ऊपर देखो भैया, ये देखो कोको चैनल, इसके ऊपर है आपका म्यांमार। तो कोको चैनल जो है सेपरेट करता है, सेपरेट्स म्यांमार फ्रॉम नॉर्थ अंडमान या अंडमान और निकोबार। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? म्यांमार में ही आपकी एक रिवर बहती है, इरावडी नाम की। यहाँ लिख देता हूँ, म्यांमार में एक रिवर है। अब इसकी स्पेलिंग आप लोग खुद देखेंगे, बाकी उसका नाम इरावडी है, जो कि म्यांमार से निकल के आपके अंडमान सी में जाके वो खत्म होती है ना? अंडमान सी तक जाती है, एंड्स एट अंडमान सी। दूसरी, यहाँ पर कुछ ट्राइब्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ट्राइब्स की बात कर लें। ट्राइब्स नहीं भाई, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, ठीक? ट्राइब्स, तो जो अंडमान में आपको ट्राइब्स देखने को मिलेगी, उनके नाम पहले देख लेते हैं, ठीक? नेग्रीटो ग्रुप, नेग्रीटो ग्रुप के अंदर कौन कौन आते हैं आपके? नॉर्थ अंडमानीज एक आता है, ठीक? दूसरा आता है आपका क्या? जरावा। तीसरा आता है आपका क्या? ओंजे बोलो, ओंगे बोलो, लेकिन स्पेलिंग यही है। फोर्थ आपका आता है क्या? सेंथलीस। ये सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं, जिनको हम कंबाइंड रूप में नेग्रीटो ग्रुप बोल देते हैं। पहला आपका नॉर्थ अंडमानीज हो गया, जरावा हो गया, ओंजे हो गया और सेंथलीज हो गया।
अब अगर मैं निकोबार की ट्राइब्स की बात करूं, यहाँ पर आपको शॉम्पेन देखने मिलेगी पहली, और दूसरी कौन सी देखने मिलेगी, निकोबारीज। चलो समझ गए। ये जो आपकी शॉम्पेन है ना, ये पीवीटी के अंदर आती है। पीवीटी क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, ठीक, यानी ट्राइब्स के अंदर भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल, वल कौन सी पीवीटी, कौन सी है आपकी, शॉम्पेन, यानी ट्राइब्स के अंदर भी जो माइनॉरिटी है और वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, उसके अंदर कैटेगरी में शॉम्पेन को रखा गया है, ठीक है। ये हो गया भैया अपना अंडमान और निकोबार की बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, इतना मैंने प्लान नहीं किया था, बट आई एम सॉरी, डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यार मैं किसी एक एग्ज़ाम को कैटर नहीं कर रहा हूँ। मैं एसएससी और डिफेंस दोनों को दे रहा हूँ, और इसके अलावा यार ज्योग्राफी के जो भी या फिर किसी भी सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बदलने तो वाले नहीं है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, है ना? तो इससे अच्छा है आप डिटेल में पढ़ लो, उसके 1 साल में 1 बार पढ़ो, 1 कोर्स पढ़ो, और उसके बाद सारे एग्जाम आप देते रहो। ये मेरी फिलॉसफी है सॉरी। अब लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें, तो लक्षद्वीप जो है ना, वो आपके 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है ना? ये आपके लेफ्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया बोल लो, वेस्टर्न घाट बोल लो, मेनलैंड इंडिया बोल लो, इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक। और इसकी क्या बात करें, अच्छा हाँ, आपके नेशनल पार्क्स रह गए क्या? चलो एक बात और देखो यहाँ पे, चलो यहाँ मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। देखो, देखो जो रॉस आइलैंड है ना, उसका नाम बदल के कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक। इसके बाद जो नील आइलैंड है ना, उसका नाम बदल के कर दिया है शहीद द्वीप। इसके बाद हमारा जो हैवलॉक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसको बदल के कर दिया है स्वराज द्वीप। ये आपको चीजें याद रखनी है। दूसरी चीज अगर मैं इसमें आपको बताऊं, यहाँ पर कुछ हमारे नेशनल पार्क्स भी आपको देखने मिलते हैं। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि नेशनल पार्क्स वाली क्लास में हम सारा कुछ कवर कर रहे होंगे, लेकिन जिनको यहाँ याद करना है वो देख लो। आपका कैंपबेल है ना, जो कैंपबेल नेशनल पार्क, वो आपको ग्रेट निकोबार में देखने मिलेगा। यहाँ बता दूं क्या, यहाँ एक आपको कैंपाबेल देखने मिलेगा, ताकि याद रह जाए ना आपको। और दूसरा आपको गैलेथिया भी यहीं पे देखने मिलेगा, गैलेथिया नेशनल पार्क, कैंपाबेल नेशनल पार्क, ठीक। साउथ अंडमान में आपको महात्मा गांधी देखने के लिए मिल जाएंगे, महात्मा गांधी नेशनल पार्क आपको साउथ अंडमान में देखने मिल जाएगा, है ना? और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क आपको मिडिल और साउथ के बीच में देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा रानी झांसी नेशनल पार्क। ये नॉर्थ अंडमान में आपको सैडल पीक मिल जाएगा, है ना? नेशनल पार्क है ये, सैडल पीक नेशनल पार्क। और बोलो, साउथ अंडमान में आपको माउंट हैरियर देखने मिल जाएगा। माउंट हैरियर का नाम यहीं से आया है क्या? माउंट हैरियर नेशनल पार्क गाड़ी का, माउंट हैरियर नेशनल पार्क, ठीक है। चलो, बाकी भी आपको नेशनल पार्क वाली क्लास में हम देखेंगे। चलो यहाँ देखो भाई, फटाफट देखो, लक्षद्वीप। चलो
और भी हमारे 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम से आपके जो अननेम्ड आइलैंड है वो रीनेम कर दिए गए हैं, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लक्षद्वीप की तरफ। सबसे पहले लक्षद्वीप में ये देखो, यहाँ पे ये अमीनी आइलैंड है। कैनन और कहाँ है, नहीं है। अमीनी के यहाँ से एक चैनल जा रहा है, इसका नाम है 11 डिग्री चैनल। तो 11 डिग्री चैनल जो है इट सेपरेट्स अमीनी आइलैंड, अमीनी एंड कैन्नानौर, कैन्नानौर आइलैंड। यार आप लोग मुझे बताओ कि मैं इसे अलग अलग लिखूं क्या, या फिर ऐसे कर्सिव जो लिखता हूँ वही लिखूं, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रही होगी कि नहीं। फिर देखो यहाँ पर एक मिनिकॉय है, ठीक, मिनिकॉय। ये मिनिकॉय जो है ये लार्जेस्ट या बिगेस्ट आइलैंड है पूरे लक्षद्वीप का। कहीं कहीं आपको यहाँ पर ये जो एंडोट है ना, एंडोट, ये बोला जाता है कि ये लार्जेस्ट है, लेकिन नहीं, ये सेकंड लार्जेस्ट है। इतनी बात समझ गए। देखो लक्षद्वीप मेनली कोरल से बने हैं। अब आप मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे पेन से लिख देता हूँ यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, होमवर्क है ये। ऑस्ट्रेलिया में कोरल्स का बना कौन सा बहुत बड़े कोरल्स का जो क्या बोलेंगे उसको फॉर्मेशन है वो है, उसका नाम मुझे बताना, ठीक है। लक्षद्वीप जो है वो भी कोरल से बने। अगर मैं इनके उसकी बात करूं, लोकेशन की, 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ और 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट, ये इसका लोकेशन है। लगता है मैंने यहाँ पर नहीं बताया, अंडमान का भी मैं लोकेशन बता देता हूँ यहाँ से। तो अंडमान जो है ना आपका, वो 6 डिग्री नॉर्थ से लेके 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से लेके 94 डिग्री ईस्ट आपका लोकेट होता है अंडमान। कहीं पूछता नहीं है, लेकिन जनरली आपको आइडिया रहना चाहिए। बाय चांस अगर आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो एसएससी से, तब आपको पूछ सकता है ना। चल, दूसरी बात, लक्षद्वीप जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है। कितने में से? 8 यूटीज में से, ठीक। मिनिकॉय में ही, अरे यार पेन कहाँ, मिनिकॉय में ही आपका आईएनएस जटायु डिप्लॉयड है, आईएनएस जटायु डिप्लॉयड है बाय इंडियन नेवी, है ना। कावारत्ती यहाँ की कैपिटल है, और कावारत्ती में ही 2011-2012 के आसपास एक आईएनएस द्वीप रक्षक डिप्लॉयड हुआ था, ठीक। ये ध्यान रखना। ये लेकिन पुराना है, ये ओल्ड है, न्यूज है, और ये न्यू न्यूज है, ठीक। 1-2 महीने पहले की बात है शायद ये। एंडोट आपका लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, आपका मिनिकॉय है। एंडोट आपका सेकंड लार्जेस्ट है। यहां से ये देखो, पेन कहां से, ये है आपका 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो है
वो सेपरेट करता है, इट सेपरेट्स लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं यार, इसको, हाँ लक्षद्वीप को ही मतलब मेन जो लक्षद्वीप है उसको किससे, मिनिकॉय से। ऐसे देखा जाए तो मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन बीच से एक 9 डिग्री चैनल चला गया जो सेपरेट कर रहा है मेन लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। ये रही सारी आपकी लक्षद्वीप की बात। अच्छा, इसका एक पड़ोसी भी जो कि है 8 डिग्री चैनल, ये सेपरेट करता है, इट सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। ठीक, और मालदीव्स की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, ये सब बता चुका हूं फिर भी बता दे रहा हूं, ये दिवेही है, दिवेही। और अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो ये है माले। ठीक, मालदीव्स में जरा कौन सा ऑपरेशन हुआ था इंडियन आर्मी का, जरा बताना मुझे कमेंट्स में, उसका नाम क्या था और क्या ऑपरेशन था वो। यहीं से आप एक चीज और समझो कि मैं बता चुका हूं इंडियाज सी बाउंड्रीज, ये मैं इसलिए बताता रहता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, है ना, किस किस के साथ रहती है, श्रीलंका एंड आपका मालदीव्स। चलो, इतनी बात थी आपकी लक्षद्वीप की। और थोड़े आइलैंड हम देख लेते हैं। ये है कच्चा थीवू आइलैंड, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसके जो बीच में है ना, इसके जो बीच में है, ये है आपका पाक स्ट्रेट। इसके जो इस साइड होगा, इसके ऊपर ईस्ट बोल लो या नॉर्थ ईस्ट बोल लो, ये है आपका पाक बे। और यहां पर बनता है आपका क्या, ये जो चीज है ये है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। अब विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, गल्फ ऑफ मन्नार का जो ओरिएंटेशन है वो आ जाएगा वेस्ट ऑफ श्रीलंका। इसलिए बता दिया, ये एक एसएससी के क्वेश्चन में था कि गल्फ ऑफ मन्नार का ओरिएंटेशन बताओ श्रीलंका के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये कच्चा थीवू आइलैंड बीच में है। ये जो रामेश्वरम आप देख रहे हैं, इसी का दूसरा नाम है पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड। यहां तक समझ गए। चल, उसके बाद एक गुजरात से यहां पर, हम्म, सही है। देखो, नर्मदा रिवर जो है उसकी एस्चुरी के कारण कौन सा बनता है, आलिया बेट आइलैंड। ठीक, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट है ये, नर्मदा की एस्चुरी से बनता है ये, एस्चुरी। ठीक, एक ही वाया आएगा भाई का, क्या लगा रहा था। एस्चुरी से बनता है, ज्वार मदोन्मुख बोलते हैं इसको। ठीक है, एस्चुरी को क्या बनता है, आलिया बेट, जो कि गुजरात के हमारे नीचे साइड है। न्यू मोरे आइलैंड, इंडिया और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जो कि न्यू मोरे आइलैंड है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, अरे इतना पतला नहीं, यहां पर आपका एक आइलैंड है, इसका नाम है व्हीलर आइलैंड। देखो यार, जहां पर भी आपको बोर लगे 1.5 में देखो। ठीक है, व्हीलर आइलैंड, इसका न्यू नाम है क्या, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक, यहां पर है। इस आइलैंड की खास बात ये है, ये एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। टेस्ट
रेंज है, ठीक है, समझ गए? यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मतलब आपकी मिसाइल रेंज, मिसाइल यहाँ पर टेस्ट होती हैं समुद्र तट पर ही। मिसाइलें या फिर जो भी आपके सैटेलाइट्स हैं वो इसलिए आपका यहीं से लॉन्च इसलिए होते हैं ताकि जो भी आपका अगर मान लो फेल होता है सैटेलाइट या मिसाइल फेल होती है तो वो सीधी जाके समुद्र में डंप हो जाए, है ना, मेनलैंड को नुकसान ना करे। इसकी लोकेशन है आपकी चंदीपुर, चंदीपुर ओडिशा। उसी के नीचे आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा क्या, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। यहाँ से भी आपकी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती हैं। आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। चलो, इसका नाम ही श्रीहरिकोटा आइलैंड है ये, ठीक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड। और बताओ, कुछ है बताने लायक? नहीं, हो गया। चलो छोड़ो, पाकिस्तान की क्या बात। चलो आ जाओ भाई, धन्यवाद, सब खत्म हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भैया फटाफट बताओ, वीडियो पॉज करो, लगाओ। बताओ भाई बताओ। Mahendragiri, the highest peak of the Eastern Ghat is located which one of the following state? इसमें कुछ वो है क्या? आपके उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, ठीक है, और इसकी हाइट है 1501 मीटर। ठीक, एनडीए का सवाल है। चल, which one of the following passes is not located in Indian Himalaya zone? जोजिला बताया ना, बोलन नहीं, ये है आपका ये पाकिस्तान में, ये कलर चेंज। बोलन जो पास है ना, ये आपका पाकिस्तान में है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पाकिस्तान के और प्रिसाइजली बात करूं तो कहां पर है? पाकिस्तान में सुलेमान रेंज में आपका बोलन पास पड़ता है, ठीक। जोजिला भी आपका हिमालयाज में है, शकीला भी आपका हिमालयाज में है, लिपू लेक भी। लिपू लेक के बारे में आपको याद होगा, ट्राई जंक्शन में है, ठीक है। और बताओ, लो भैया सीएससी प्री का क्वेश्चन है ये। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द इन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, सच है क्या? सच है क्या? पिछले लेक्चर से बताओ। देखो मैंने बोला ये है आपका विंध्या, ये है आपका अमरकंटक, ये है आपका सतपुड़ा। यहीं से निकलती है आपकी नर्मदा रिवर जो कि बहती है अरब सागर की तरफ। तो अगर ये आपका विंध्या है, ये आपका सतपुड़ा होगा ना। सह्याद्री कहाँ है? अरे सह्याद्री तो हम महाराष्ट्र वाली रेंज को बोलते हैं सह्याद्री भाई। नहीं, रॉन्ग। बिलीगिरी रंगन hills constitute the easternmost part of सतपुड़ा रेंज, सही बात है क्या? नहीं भाई, बिलीगिरी रंगन जो है ना वो आपके कर्नाटक में सिचुएटेड है, ठीक। ये भी नहीं, सतपुड़ा में कैसे हो, सतपुड़ा तो मिडिल में है। शेषचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट जो है उसकी सदर्न मोस्ट कौन सी हो जाएगी? मैंने आपको बताया था कार्डेमन हिल्स। नीलगिरी हिल्स क्या है? नीलगिरी वो हिल्स है जहां पर आपकी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स वाली जो पहाड़ियां हैं मीट होती हैं, ठीक है, नीलगिरी हिल्स में। तो शेषचलम कहाँ है? शेषचलम आपकी यहाँ पर है, ईस्टर्न घाट में। और शेषचलम, ठीक है।
ये है आपकी नल्लामला के साउथ में आपकी शेषचलम पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन, बताओ भाई, ओनली वन, ओनली टू, नहीं ना, ये भी गलत था ना, नन, ठीक। नेक्स्ट, which is the name of the northern part of western coastal plains between Mumbai and Goa? बताओ भाई, कोई मुश्किल है क्या? देखो, डिफेंस और सीएससी के क्वेश्चंस में कितना डिफरेंस है और एसएससी क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप मेरा लेक्चर डीपली या फिर एक फोकस्ड तरीके से एक बार ही देख लेते हो ना, आपको एसएससी के तो क्लियर ही सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ में डिफेंस और सीएससी के भी क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, लेकिन सीएससी का उतना मैं क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन डिफेंस के तो आप मोस्टली कर पाओगे, ठीक है। तो एसएससी के तो क्लियरली भाई आप फाड़ दोगे। चलो, मालाबार कहाँ है? मालाबार आपका केरला में है। कन्नड़ा कहाँ है? ऑब्वियसली कर्नाटक में। कोरोमंडल तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश। बच गया आपका कोंकण, कोंकण है आपका महाराष्ट्र और गोवा में। सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज नोन एज, बताओ भाई, सेंट्रल स्ट्रेच। अरे सेंट्रल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कन्नड़ को ही तो बोलेंगे ना सेंट्रल, क्योंकि वो बीचों बीच है कर्नाटका में। सेंट्रल स्ट्रेच है, कोंकण तो ऊपर आ जाएगा उसका, है ना। कोरोमंडल तो इधर आ जाएगा ईस्टर्न घाट में, मालाबार तो आपका और नीचे आ जाएगा केरला में। चलो, which is the largest part of northern plains and is formed of older alluvium? न्यू एलुवियम, अच्छी एग्रीकल्चर कहाँ पर देखने को मिलेगा? अरे खादर में, बोलो भैया हाँ। तो ओल्ड एलुवियम कहाँ पर देखने को मिलेगी? पुरानी जलोढ़ बांगर में। बैड एग्रीकल्चर, याद आया, बांगर। भाबर एक बेल्ट है भाई, भाबर एक नैरो बेल्ट है, नैरो बेल्ट है। और भांगर जो है, भांगर एक आपकी फ्लड प्लेन है, ठीक, ओल्ड वाली। तराई आपका भाबर के बाद साउथ में, उसके साउथ में भांगर, देन खादर आपकी, ठीक। और आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड, बता भाई, डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा एरिया है? आइलैंड्स हैं क्या इंडिया के? हिमालयन रेंजेस है क्या? थार डेजर्ट है क्या? क्या है? देखो, थार डेजर्ट जो है ना, वो डेंसली, फट से थार डेजर्ट मत मार लेना, पहले मेरी बात सुन लो। डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट्स हैं, लेकिन ये फिजिकल डिवीजन पूछ रहा है, मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग कौन से फिजिकल डिवीजन में रहते हैं? तो आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रहेंगे। आपके इसमें आता है आपका यूपी वाला एरिया, एमपी का कुछ एरिया, ऊपर का एरिया है ना, दिल्ली का एरिया। उसके बाद खसकता जाता है ये ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट की तरफ। चूज द कोस्ट दैट रन्स अलोंग द अरेबियन सी, बताओ भाई, अरेबियन सी में कौन सा कोस्ट है? नदन सरकार है क्या? अरे नहीं भाई, ईस्टर्न में है, कोरोमंडल ईस्टर्न में है। मालाबार और कोंकण बी और सी, ओनली बी एंड सी, ठीक। सीपीओ का क्वेश्चन था। और आगे आ जाओ, वेयर डज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाई? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ही तो ईस्टर्न कोस्ट होगा। क्या महाराष्ट्र और केरला के बीच में होगा? नहीं। क्या दीव और केरला के बीच में होगा? नहीं। गल्फ ऑफ कैम्बे एंड केप कैमोरिन के बीच, अच्छा केप कैमोरिन से बता भाई क्या है ये? सदर्न मोस्ट, अरे याद आ गया क्या? सदर्न मोस्ट पॉइंट, या एरिया बोल लो, ज्यादा अच्छा है ना। कौन सा? केप कैमोरिन कहाँ पर? कन्याकुमारी, ठीक। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद मैं बोलूंगा आपको थैंक यू। थैंक यू की स्लाइड मैंने आज बनाई नहीं है, तो यहीं पर देख लो। बहुत बड़ा आपको है थैंक यू।
ठीक। अच्छा सुनो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसके बाद मैं अभी इसमें लगा देता हूँ लिंक, अभी इसमें नहीं लगी है, स्कैनर दे देता हूँ। वहीं पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह इसके बाद तुरंत मिल जाएगी। नोट्स बना रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट्स बना रहा हूँ। अगस्त के मिड में एसएससी का एग्जाम है, नोट्स आपको बनाना ना पड़े, नोट्स बना रहा हूँ, वहीं से ले लेना, ठीक है, टेलीग्राम से। और पुराने वीडियोस देखो, यहीं पर डाल रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो जितने लोगों के साथ। और कमेंट करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करो कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया है, ठीक है। हर एवरी ऑल्टरनेट डे पे मेरा एक लेक्चर आ जाएगा। हमारे पास 40 दिन है, तो 40 में हम सारा कुछ अपना कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जय हिंद। थैंक यू।